हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आदित्य केशरवानी एडीटी के सर। सो लास्ट क्लास में हमने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से SN1 रिएक्शन को पढ़ा था, मैकेनिज्म समझी थी। थोड़ा सा मैं आपको पहले रिवाइज कराता हूँ SN1 रिएक्शन के बारे में क्या क्या सीखा था। फिर आज की क्लास में अपना डिस्कशन है SN2 रिएक्शन। जितने भी हमने पॉइंट्स लिखे थे उन सारे पॉइंट्स SN2 के बारे में भी देखेंगे, वहाँ पर क्या सारी चीज़ें होती है। ध्यान से देखिएगा, पहले हमने SN1 में देखा था कि हमारा कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा था, तो पहले स्टेप में क्या होता था, पहली चीज़ कि SN1 रिएक्शन को एक यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। दूसरी बात हमने सीखी थी कि टू स्टेप मैकेनिज्म होती है, जिसमें से पहला स्टेप होता है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों? क्योंकि पहले स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स वो डिफिकल्ट स्टेप है। फिर उसके बाद हमने सीखा था कि वहाँ पे क्या होता है कि अगर हम एल्काइल हैलाइड अलग अलग लेते हैं, तो अगर हम लिविंग ग्रुप सपोज RX हमारे क्या लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप हमने देखा था कि अगर जितना अच्छा स्टेबल होगा उतना ही अच्छा क्या होगा, हमारी रिएक्शन होगी। क्योंकि I- इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन Br- देन Cl-। ये तो हमने GOC में भी पढ़ा है और हमने ये तो केमिकल बॉन्डिंग में भी सीखा है। नहीं पता है तो मेरे भाई देखिएगा GOC के लेक्चर कि I- इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात की थी, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात की थी, रेशमिक मिक्सचर बनता है। रेशमिक मिक्सचर में भी हमने क्या देखा था कि इन्वर्जन का परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होता है? रिटेंशन के। आज की जो हमारी क्लास है वो है SN2 रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। SN2 रिएक्शन को डील करेंगे, अच्छे से डील करेंगे, फिर उसके बाद आगे की चीज़ों को समझेंगे। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, सेम चीज़ यहाँ पे भी। सपोज यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं, RX ले रहा हूँ और कोई न्यूक्लियोफाइल लूंगा और हमारे को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, R न्यूक्लियोफाइल और X हमारे क्या होगा, लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा। ये हमारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ऐसे लिख लो, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम होने वाला है। अब मेरे भाई SN2 रिएक्शन में मैकेनिज्म पे ही चलते हैं अपन डायरेक्टली। मैकेनिज्म, अच्छा SN2 रिएक्शन को लिख लो ब्रैकेट में यहाँ पे, बाइमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे लिखो बाइमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों बोलते हैं उसकी भी वजह है मेरे पास, ध्यान से देखिएगा। मैकेनिज्म पे चलते हैं डायरेक्टली अपन। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करता हूँ तो ये है मेरे भाई, ये है RX। क्या है? RX। ठीक है, ये हो गया RX। अब RX में भी अपन ने क्या देखा, ये RX और यहाँ पे अपन ने न्यूक्लियोफाइल डाला, तो न्यूक्लियोफाइल डाला। अच्छा, यहाँ पे सॉल्वेंट भी लेना पड़ेगा। देखो, अगर ये पहले स्टेप में ही अगर टूट जाता है तो फिर तो SN1 रिएक्शन होती, लेकिन हमने SN2 रिएक्शन में देखा बेटा होता क्या है कि ये न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है। क्योंकि अगर टूट जाता है डायरेक्टली तो भैया कार्बोकेटायन बनता, टूटेगा तभी जब क्या बनेगा, इंटरमीडिएट स्टेबल होना चाहिए। दैट मीन्स वो SN1 रिएक्शन कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे डायरेक्टली क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली यहाँ पे R पे अटैक करता है और X क्या होता है, निकल जाता है। तो क्या मिलेगा, R और न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, X- निकल गया। तो पहली बात मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, जो SN2 रिएक्शन है, अब पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ, पहला पॉइंट, इट इज अ वन स्टेप रिएक्शन। इट इज अ वन स्टेप रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन। ठीक है, ये एक स्टेप की SN2 रिएक्शन क्या होती है, एक स्टेप की रिएक्शन होती। अब मेरे भाई दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, इट इज अ कंसर्टेड मैकेनिज्म। इट इज अ कंसर्टेड मैकेनिज्म। अब कंसर्टेड मैकेनिज्म का क्या मतलब है, ध्यान से देखिएगा। कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब होता है मेरे भाई कि यहाँ पे पहले क्या हो रहा होगा, ये जैसे जैसे ये पास आ रहा होगा वैसे वैसे ये दूर जा रहा होगा। मतलब जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है, RX का टूटना, बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड का डिसोसिएट होना सेम स्टेप में हो रहा, जिसको अपन बोलते हैं, यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि वेयर बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड क्लीवेज, वेयर बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। यहाँ पे लिख लेना, वेयर बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। मतलब जहां बॉन्ड बनना और बॉन्ड टूटना एक ही स्टेप में हो रहा होता है, उस स्टेप को बोला जाता है, उस मैकेनिज्म को बोला जाता है कंसर्टेड मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफाइल जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही तेजी से ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अपन कैसा लेंगे, वीक लेंगे कि स्ट्रॉन्ग लेंगे? SN1 में तो वीक लेते थे क्योंकि वहाँ पे कार्बोकेटायन बनाना था, क्योंकि वहाँ स्ट्रॉन्ग लेते तो डायरेक्टली अटैक हो जाता। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट हम क्या लेंगे कि न्यूक्लियोफाइल शुड बी टेकन स्ट्रॉन्ग।
न्यूक्लियोफाइल शुड बी टेकन स्ट्रॉन्ग। अब कौन कौन से स्ट्रॉन्ग शुड बी टेकन स्ट्रॉन्ग, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं मेरे भाई ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल में इसका दे रहा हूँ, एग्जाम्पल में लिखिएगा H माइनस X माइनस F माइनस Cl माइनस Br X माइनस, ऐसे पूरा लिख लो, F माइनस लिख लो, X माइनस लिख लो, R माइनस लिख लो, OH माइनस लिख लो, NH2 माइनस लिख लो, ठीक है। और अपना R अमोनिया भी जो होता है बेटे भाई याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के कैटेगरी में आता है। फिर अपना आता है RNH2 भी आता है, R2NH भी आता है, क्या हो गया R2NH भी हो गया। इसमें और कोई एग्जांपल हुआ, हाँ ये भी लिख लो, R एनाइनिक जितने भी होते हैं वो तो स्ट्रॉन्ग होते ही हैं, RS माइनस लिख लो, RS माइनस। तो ये के सारे कैसे हो गए स्ट्रॉन्ग, इनको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये अगर अपन लेंगे तो याद रखिएगा SN1 रिएक्शन तो नहीं जाएगी, फिर कौन सी जाएगी SN2 जाएगी। तो न्यूक्लियोफाइल का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब मेरे भाई तीसरी पॉइंट हो गई। अब चौथा पॉइंट मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट बात ही है कि अगर X क्या होगा हमारा बेटर लिविंग, अल्टीमेटली क्या न्यूक्लियोफाइल आ रहा है X निकल रहा है। तो अगर मैं लिविंग ग्रुप के बारे में बात करूं, लिविंग ग्रुप दैट मीन्स अगर अपन लेते हैं RF, RCl, RBr और RI, सेम न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराते मेरे भाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो अब मेरे भाई कौन से स्टेप में रिएक्शन इजीली टूटेगी, कौन से रिएक्शन में, ये हमारी रेट बता रहा हूँ, इसका R1 है, इसका नीचे R2, इसका R3, इसका R4। क्योंकि मेरे भाई लिविंग ग्रुप जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना तेजी से रिएक्शन होगी। तो यहाँ लिविंग ग्रुप I माइनस के फॉर्म में निकलेगा, यहाँ Br माइनस, यहाँ Cl माइनस, यहाँ F माइनस। तो कौन अच्छा होगा, R4 ज़्यादा अच्छा होगा, R3 देन R2 देन R1। मेरे भाई यही चीज़ कॉमन हो गई किसके साथ, SN1 रिएक्शन के साथ। डिफरेंस करते जाना, वहाँ पे 1 स्टेप नहीं, वहाँ पे 2 स्टेप था, वहाँ पे कंसर्टेड मैकेनिज्म नहीं थी, वहाँ 2 स्टेप के मैकेनिज्म थे। तीसरा वहाँ न्यूक्लियोफाइल अपन कैसा ले रहे थे, वीक ले रहे थे। लिविंग ग्रुप वहाँ पे भी सेम चीज़ था, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ पे भी तो X माइनस निकल रहा है, तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर सेम आया। ये हुई लिविंग ग्रुप के बारे में। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये एक ही स्टेप की मैकेनिज्म है, तो जो हमारा अगर न्यूक्लियोफाइल जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना तेजी से अटैक करेगा। और RX मतलब X जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा एल्काइल हैलाइड में, वो उतना ही अच्छे से क्या होगा, रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन हमारी किस पे डिपेंड करेगी मेरे भाई, इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगी, और दूसरी बात न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगी और RX पे भी डिपेंड करेगी। आपने पढ़ रखा होगा केमिकल काइनेटिक्स में, रेट अगर 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है तो छठा पॉइंट लिख लेना, जो कि हम SN1 रिएक्शन में भूल गए थे, लिख लेना इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कैसा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और SN1 में क्या लिख लेना, जो कि हम भूल गए थे, लिख लेना वहां पे क्या था, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही थी, RX, मतलब एक ही के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही थी, एक ही के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। तो SN1 हमारी फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी, और ये क्या, इट इज अ सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, दो के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। दैट्स वाई रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है तो नो रीअरेंजमेंट विल अकर, क्योंकि रीअरेंजमेंट कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोकेटाइन में। सो नो रीअरेंजमेंट विल अकर, ये हो गया, नो कोई यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब मेरे भाई आप मेरे को एक बात बताइए, अगर R के लॉन्ग अगर यहाँ पे क्राउडिंग मतलब भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती, R जो है वो एकदम उसके तरफ चारों तरफ भीड़ बढ़ जाती, तो न्यूक्लियोफाइल क्या अटैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक इजीली कर पाएगा जहाँ भीड़ कम होगी। तो मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, जो रिएक्टिविटी होगी, रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग, क्राउडिंग स्पेलिंग देख लेना, क्राउडिंग ऑन एल्काइल हैलाइड, क्राउडिंग ऑन RX लिख लो। मेरे भाई अगर यहाँ पे एल्काइल हैलाइड के चारों तरफ भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, अगर एल्काइल हैलाइड के ही चारों तरफ भीड़ बहुत ज़्यादा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर पाएगा। तो क्राउडिंग जितना ज़्यादा कम होगी उतना तेज़ी से रिएक्टिविटी, उतना तेज़ी से रेट ऑफ रिएक्शन उतने तेज़ी से ज़्यादा होगा। 8वां पॉइंट, इसी में 9th पॉइंट देखिएगा, रिएक्टिविटी ऑफ SN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब मेरे भाई मान लो कुछ ऐसा हो गया कि मान लो अपन क्या देखेंगे कि सपोज कोई सेम पीरियड के मान लो लिविंग ग्रुप आ गए, सेम पीरियड के अगर लिविंग ग्रुप आ गए, तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जैसे
X अगर जितना तेजी से खींचेगा उतना ही ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव आएगा क्या, मतलब इलेक्ट्रॉन पे जितना ज़्यादा कार्बन पे डिफिशियंसी होगी उतने तेजी से न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑन कार्बन ऑफ एल्काइल हैलाइड ऑफ RX लिख लो, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑन कार्बन ऑफ RX। ये हो गया हमारा रिएक्टिविटी की बात कर लिए। अब अपन थोड़ा सा किसके बारे में बात करेंगे, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। जल्दी से इतना पॉइंट को आप लिखिए और इरेज, अच्छा ये पार्ट को मैं नहीं इरेज करूंगा, ये जो पॉइंट लिखा है इसको इरेज कर रहा हूँ। जल्दी से 8th 9th हो गया। अब 10th पॉइंट के बारे में बात करेंगे, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में, ठीक है। अगले जो हमारी लेक्चर होगा उसमें मैं SN1 SN2 के बहुत बेहतरीन सवाल लेकर आऊंगा आपके लिए, और जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे SN1 और SN2 को भी, वैसे अभी भी कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगला है हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या है, यहां पे लिख लेना प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन वर्सेस ये हमारा क्या है मेरे भाई, एनर्जी है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा कोई रिएक्टेंट है, हमने क्या ले रखा है RX, और रिएक्टेंट में इस बार हमारा क्या है, क्योंकि इस बार डिपेंड कर रहा है कि हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, RX ले रखा है, हाँ। फिर उसके बाद क्या हो रहा है बेटा, इस बार क्या कोई ऐसा स्टेज आ रहा है कि कार्बोकेटायन बन रहा है, नहीं बन रहा ना, तो डायरेक्टली ये दूर जैसे जा रहा होगा वैसे ये पास आ रहा होगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा, ये ऐसा गया, ये ऐसा प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट में क्या बना, R न्यूक्लियोफाइल। दैट मीन ये हमारा क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। और यहाँ पे कितने ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे, सिर्फ एक ही बनेंगे। तो लिखना कौन सा पॉइंट था, 9th 10th में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम लिखना, और 11th पॉइंट करके लिखना, ये 10th हो गया। अच्छा ये देखो, यहाँ से इतने गैप को बोलते हैं EA, क्या बोलते हैं, वहाँ पे भी जाके लिख लेना। SN1 वाले डायग्राम में भी इसको जाके ड्रॉ करना, अपन भूल गए थे। ये क्या है, EA, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब रिएक्शन से प्रोडक्ट तक मुझे पहुँचाना है, तो मुझे यहाँ से पहले एनर्जी बढ़ी, तो मतलब एनर्जी मुझे देनी पड़ी, एनर्जी हमारे को देनी पड़ी। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ी, EA1, इतनी एनर्जी, इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब रिएक्शन को प्रोडक्ट तक पहुंचाने के लिए रिएक्टेंट को पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो कितना, EA1, तो इसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि हम RX और R न्यूक्लियोफाइल फाइनल बन रहा है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना डेल्टा H जो होगा हमारा नेगेटिव होगा। कितना होगा, डेल्टा H नेगेटिव। SN1 में भी जाके लिख लेना, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा नीचे था ना, तो अल्टीमेटली एनर्जी लिबरेट हुई होगी, तो डेल्टा H क्या, नेगेटिव। SN1 वाले डायग्राम में भी जाके लिखना। SN1 में एक बात और लिखना, SN1 में पहले क्या बना था, ट्रांजिशन स्टेट EA1, फिर हमारा इंटरमीडिएट जो कि EA2 मानना, फिर थोड़ा सा एनर्जी फिर बढ़ी थी EA3। तो ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट की जो हमारी एनर्जी उसको EA1 मानना। SN1 के लिए बता देता हूँ, यहाँ पे लिख लेना, उसको EA1 मानना। फिर हमारी लास्ट वाली ट्रांजिशन स्टेट EA3 आएगा, ये EA2। ये हमारी एनर्जी होगी ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट की, ये होगी हमारी ट्रांजिशन स्टेट सेकंड की, और ये होगी हमारी इंटरमीडिएट की। स्टेबिलिटी ऑर्डर जाके वहीं SN1 में जो डायग्राम बनवाया था वहाँ जाके लिख लेना, और वहाँ ये भी लिख लेना डेल्टा H क्या हमारा नेगेटिव है। 9th पॉइंट ये हो गया। 10th पॉइंट पे इसमें 10th हो गया। 11th पॉइंट में इसमें आप लिखेंगे, इधर का लिख लिए, मैं इरेज कर रहा हूँ, इधर का आपने आई होप लिख लिया होगा, यहाँ पे आपने लिख लिया होगा, हाँ ठीक है। तो 11th पॉइंट पे यहाँ पे लिखेंगे कि क्या बोला था मैंने आपको, क्या बोला था, हाँ यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि क्या बोला था, भूलवा दिए। 10th हो गया ना, हाँ 11th में आपने यही लिखना है, इसकी बात कर रहे थे, हाँ नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड इन SN2 रिएक्शन, इज फॉर्म्ड इन SN2 रिएक्शन। कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, और इसी में लिखेंगे 12 पॉइंट, ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन। मतलब SN2 रिएक्शन कराते वक्त ट्रांजिशन स्टेट सिर्फ कितने बन रहे हैं, हमको एक ही ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिल रहा है। 13 पॉइंट तब बात करेंगे अपन किसके बारे में, स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री तो इसकी खास है और इम्पॉर्टेंट भी। स्टीरियोकेमिस्ट्री
ऑफ SN2। तो इसमें पहले लिख लो, जो लाइन लिखी थी सेम लाइन आपको लिखनी कि व्हेन लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन, व्हेन Lg लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन chiral center on chiral carbon, क्या लिखना आपको मैंने बोला, व्हेन लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन chiral carbon then only inversion product is formed, then only इन्वर्जन अब खास बात है मेरे भाई, वहाँ पे कितने प्रोडक्ट बन रहे थे, दो प्रोडक्ट और साथ ही साथ दोनों क्या थे, रेशमिक मिक्सचर, दैट मीन इनैंशियोमर्स थे। और उसमें से भी अगर पूछो तो जो इन्वर्जन का परसेंट था वो स्लाइटली ज़्यादा था एज कम्पेयर टू रिटेंशन। अब यहाँ पे कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेंगे, और वो कैसा मिलेगा अपने को, इन्वर्टेड प्रोडक्ट ही मिलेगा। इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, और यहाँ जिसको क्या बोला जाता है, विच इज कॉल्ड एज वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन साइंटिस्ट थे, जो इन्वर्जन होता है वॉल्डन ने बताया था, तो इस वजह से उनके नाम पे पड़ा, ऐसे इन्वर्जन को बोला जाता है वॉल्डन इन्वर्जन। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ चलने वाली है। ये हमारा Cl, यहाँ पे मैंने लगा रखा है CH3, यहाँ पे मैंने मान लो लगा रखा है ड्यूटेरियम, यहाँ पे मैंने रखा है H, और यहाँ पे मैं न्यूक्लियोफाइल OH- क्या डाल रहा हूँ, क्योंकि ये कैसी रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, तो मतलब क्या होगा, डायरेक्टली अटैक। क्या ये OH- डायरेक्टली इधर से अटैक कर सकते हैं? नहीं, इधर क्या है, खुद लिविंग ग्रुप है, तो भैया अटैक करने में दिक्कत होगी, हिंड्रेंस। तो ये क्या करेगा, पीछे साइड से जाएगा, अटैक करेगा, और ये क्या होगा, निकलेगा। तो मतलब OH जो होगा इधर आके जुड़ेगा, ये हमारा CH3 ड्यूटेरियम इधर आ जाएगा, H इधर, तो इसको बोला जाता है इन्वर्जन, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। जल्दी से लिख लो यहाँ पे इन्वर्टेड प्रोडक्ट। 13 पॉइंट और 14 पॉइंट पे लिखना, ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन SN2 रिएक्शन। 14 पॉइंट लिखेंगे, ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, क्योंकि यहाँ पे रिटेंशन तो बनी गई नहीं, तो ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन SN2 रिएक्शन। 14 पॉइंट। अब 15 पॉइंट के बारे में बोलने जा रहा हूँ, मतलब एकदम जहर वाली बात बोलने जा रहा हूँ, एकदम जहर वाली बात। स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो 11th के बच्चे ना देखें, छोड़ दें, अभी 2-3 मिनट 4 मिनट आगे बढ़ा के देख सकते हो, चाहे तो सुनना चाहे सुन लो। अगर मैं इसका कहूँ स्पेसिफिक रोटेशन है, इसका सपोज मैं अगर स्पेसिफिक रोटेशन कह रहा हूँ +x है, कितना है, +x है। अगर मैं इसका अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन बता रहा हूँ कितना है, +x है, तो मैं गारंटी से ये नहीं कह सकता कि मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, मतलब बहुत तरीके से बता रहा हूँ। स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, आपने अगर स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ा हो तो थोड़ा सा मैं रिलेट कराता हूँ, आपको याद दिलाता हूँ कि हम क्या लेते हैं, पहले एक प्लेन पोलराइज लाइट लेते हैं, फिर उसको किससे पास करते हैं, कोई ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। तो अगर प्लेन पोलराइज लाइट क्या करेगी, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन उस प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज थोड़ा सा घुमा देगी, तो वो हमारा क्या है, स्पेसिफिक एंगल कितना रोटेट की, तो वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो इनएक्टिव उसके बारे में नहीं जाएंगे। तो जितना रोटेट की तो उसको बोला जाता है स्पेसिफिक रोटेशन। तो अब यहाँ पे रिएक्टेंट ये है और यहाँ पे ये है, तो अगर ये +x रोटेट कर रही, तो क्या मैं यहाँ कहूँगा क्या ये -x रोटेट करेगी? नहीं मेरे भाई, यहाँ पे मैं गारंटी कह रहा हूँ अल्फा डज नॉट इक्वल टू एक्स। क्यों मेरे भाई? क्योंकि ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, और यहाँ पे क्या है, OH, मतलब ये दोनों अलग है, ये रिएक्टेंट अलग है, ये अलग हो चुका है, दोनों मॉलिक्यूल ही अलग है। अगर दो मॉलिक्यूल अलग है तो उनका स्पेसिफिक रोटेशन कभी सेम नहीं हो सकता, उनका स्पेसिफिक रोटेशन तो ऑब्वियसली डिफरेंट ही होगा, चेंज ही होगा, कभी भी सेम नहीं होगा मेरे भाई। इस बात को गांठ बांध के लिख लो कि स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट इक्वल टू स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये 15 पॉइंट लिखेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट इक्वल टू स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं, इसी में मैं आपको एक बहुत ही तगड़ी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 15 पॉइंट आपने लिख लिए। 16 पॉइंट अगर मैं कहूँ, जनरली लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, मतलब जहर वाली बात है, उसके लिए मैं इधर लिखूंगा 16 पॉइंट रहेगा हमारा। इतना जल्दी से लिख लो, फिर मैं रेस करता हूँ। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। अब मैं 16 पॉइंट बताने जा रहा हूँ, एकदम जहर वाली बात है, सुन के आपको एकदम मज़ा ही आ जाएगा, और ऐसा मज़ा आपको जनरली नहीं और कहीं मिलेगा। ये हमारा 16 हो गया। अब मैं 17 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सपोज ये हो गया 16 पॉइंट बता रहा था मैं, ये बता रहा था कि सपोज मेरे भाई अगर मान लो अपन ये ले रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है,
यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये CH3 है और यहाँ पे मैं ड्यूटेरियम लगा रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या डाल रहा हूँ OH माइनस। तो ये बिलो द प्लेन में है। देखिएगा काम की बात बोलने जा रहा हूँ मेरे भाई, काम की बात ये है कि ये बिलो द प्लेन में, तो जो OH माइनस का अटैक होगा वो किधर से होगा, अबव द प्लेन से, इस साइड से होगा। तो मेरे भाई कार्बन अब जो अबव द प्लेन में है वो कौन आ जाएगा, OH, और बिलो द प्लेन में हाइड्रोजन चला जाएगा, प्लेन में ये D और ये CH3। मेरे भाई इतनी ज़्यादा काम की, इतनी जहर वाली बात है ना, एकदम कयामत ला देने वाली बात बोल रहा हूँ। कुछ लोगों को क्या लगता है, 95% बच्चों को ये गलत बातें पता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, सपोज यहाँ लिख दे रहा हूँ, सपोज अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन R कह रहा हूँ, इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, R कह रहा हूँ, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जरूरी नहीं है कि S हो जाए। लोग जानते हो SN2 रिएक्शन को बोलते हैं कि अगर रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन R है तो प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। मेरे भाई इतना गलत पढ़ रखे हो कि मेरे पास शब्द ही नहीं है आपके लिए। अगर रिएक्टेंट साइड का कॉन्फ़िगरेशन R है तो जरूरी नहीं प्रोडक्ट साइड का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए, प्रोडक्ट साइड का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए, S हो जाए। मेरे भाई R और S का ये मतलब नहीं निकलता है। R का मतलब है कि ये लाइट को, जब हम प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रही होगी कैसा, क्लॉकवाइज, क्योंकि मेरे भाई यहाँ तो ब्रोमीन था, अब यहाँ पे तो क्या आ गया, सबस्ट्रेट ही बदल गया। तो जरूरी थोड़ी ना ये अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही तो ये एंटी क्लॉकवाइज करेगी मेरे भाई, क्योंकि सबस्ट्रेट ही बदल जा रहा है। जरूरी नहीं कि ये R है तो ये S ही हो जाए। मेरे भाई ये गलत फहमी मत पालिएगा कि SN2 रिएक्शन लोग पहचानते हैं कि अगर रिएक्टेंट R है तो प्रोडक्ट क्या होगा, S। लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ कि 90% केसेस में जनरली यही होता है, लेकिन ये ट्रू नहीं है कि अगर रिएक्टेंट हमारा R हो और प्रोडक्ट क्या हो जाए, S हो जाए। इन्वर्जन का ये मतलब नहीं होता है कि R का S हो जाना है। इन्वर्जन का ये मतलब होता है कि अगर यहाँ पे बिलो द प्लेन लिविंग ग्रुप है तो इन्वर्जन का ये मतलब होता है जो हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कहाँ होगा, इसके जस्ट इन्वर्टेड होगा, मतलब बिलो द प्लेन के जस्ट अपोजिट अबव द प्लेन में आएगा। किधर आएगा, अबव द प्लेन में आएगा। इन्वर्जन का ये मतलब नहीं निकलता। यहाँ पे लिखिएगा मेरे भाई, इन्वर्जन डजंट मीन, इन्वर्जन डज नॉट मीन, सॉरी बेटा, इन्वर्जन डज नॉट मीन चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन R to S। इन्वर्जन का मेरे भाई ये कहीं से मतलब नहीं निकलता है कि R का S हो जाना इज नॉट कॉल्ड एज इन्वर्जन। ठीक है, सॉरी, जल्दी से इतना आप लिखिएगा, इन्वर्जन डज नॉट मीन चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन R to S। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इतना लिख लें। इन्वर्जन means living group and upcoming nucleophile are attached just opposite to each other। दैट मीन्स इसका मतलब क्या निकल रहा है, सेंटेंस का मतलब समझना कि अगर लिविंग ग्रुप बिलो द प्लेन में तो अटैक किधर से होगा मेरे भाई, अबव द प्लेन से होगा। ये मतलब निकलता है इन्वर्जन का। R का S हो जाना इज नॉट कॉल्ड एज इन्वर्जन। ये तो तुम्हारे को पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। ये R है तो ये S भी हो सकता है, R भी हो सकता है, वी डोंट नो, है ना। वो अपन निकालेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री से चेक करके, वो निकालना पड़ेगा, ऐसे हम नहीं बता सकते इस बात को एकदम। ये तो जहर वाली बात है जिसमें 95% स्टूडेंट को आइडिया ही नहीं होता, 95% स्टूडेंट को आइडिया ही नहीं होता। एकदम जहर वाली बात मैंने आपको बताई। 16th हो गया था ये 16 पॉइंट पूरा हो गया। अब इधर 17 पे आते हैं, इतना लिख लिए। अच्छा, आपको पता है कि नहीं, जैसे मैंने अभी मार्कर खोला, मैंने मार्कर में इंक डाल रखी थी, तो मार्कर से जो इंक होती है उसमें क्या पाया जाता है, वो कार्सिनोजेनिक होती है, मतलब उसकी इंक ना कैंसर कॉज करती है। तो थोड़ा सा बच के रहना। जैसे मैंने मार्कर खोला तो इंक की थोड़ी सी स्मेल आई, जिसकी वजह से मुझे छींक आ गई। 16 पॉइंट हो गया। अब मेरे भाई अब ध्यान से देख के बताइएगा, 17 पॉइंट आपसे मैं पूछने जा रहा हूँ। 17 पॉइंट है कि R ये कार्बन है, यहाँ पे R है, यहाँ पे X है, ये R कार्बन R X और ये है RCH2X। तो मेरे भाई आप मुझे बताइए कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ किस कार्बन पे पहले अटैक करेगा। तो आपका आंसर सिंपल सा आएगा
क्योंकि इस कार्बन पे आर 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 चारों तरफ से क्या है, क्राउडिंग है, तो इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक नहीं कर सकते, जबकि इसमें कार्बन पे क्राउडिंग कम है, तो यहाँ पे इजीली तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ SN2। मतलब SN1 में कैसा ऑर्डर था, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, क्योंकि वहाँ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा था जो कि हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। या यहाँ पे तो कोई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ही नहीं, पहला स्टेप ही क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप ही हमारा एक ही स्टेप की मैकेनिज्म जो कि वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। 18 पॉइंट लिखिएगा, 18 पॉइंट में लिखिएगा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, लिख लेना जनरल ऑर्डर। हाँ, जनरल ऑर्डर, जनरल ऑर्डर। सपोज जैसे मान लो आपको मैं बोलता हूँ, हाँ यहाँ पे आप लिखेंगे NO2 CH2X। अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मुझे पता है NO2 ज़्यादा खींचेगा तो यहाँ पे ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव आएगा, तो ये भी कैसा 1 डिग्री। अब उसके बाद क्या आता है, साइनाइड CH2X, जो वाला पॉइंट समझाया था ना कि पार्शियल पॉजिटिव जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी तेजी से अटैक होगा। अब देखो ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, और सेम हेलोजन यहाँ पे भी, सेम हेलोजन यहाँ पे भी, तो भैया न्यूक्लियोफाइल किस पे पहले अटैक करेगा, जिस पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डिफिशियंसी होगी। लिखा है था ना, रिएक्टिविटी ऑफ SN1 SN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन एटम। तो ये हो गया NO2 CH2X हो गया, CN CH2X हो गया। अब उसके बाद आता है मेरे भाई इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये वाला थर्ड वाला जो लिख रहा हूँ ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, RCH2X। मतलब ये 1 डिग्री अगर इससे कीटोन जुड़ा होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो ज़्यादा तेजी से अटैक करेगा। RCOCH2 हो गया। फिर आता है अपना ORCH2X, ORCH2X हो गया। अब उसके बाद मेरे भाई क्या आता है, PHCH2X। अच्छा, क्योंकि फिनाइल भी क्या करेगा, खींचेगा, ये कैसा कार्बन है, 1 डिग्री, क्योंकि एक ही कार्बन से, तो ये होगा PHCH2X। फिर उसके बाद आता है एलाइलिक वाला X, यहाँ पे भी ये कैसा है, 1 डिग्री है, जबकि अगर विनाइल होता तो भैया विनाइल की तो बात ही अलग है। तो ये हो गया एलाइलिक वाला। अब उसके बाद आता है अपना 1 डिग्री X RCH2X। फिर आता है अपना ये 2 डिग्री वाला RCHX हो जाएगा। फिर लास्ट में अपना आता है RCCX हो जाएगा। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, जो अगला लिख रहा हूँ उसको मैं ब्लू कलर से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अगला जो है हमारा वो है CH2 डबल बॉन्ड CHX, पहले लिख देता हूँ फिर आगे बताऊँगा। फिर यहाँ पे लिख लेना X, एक पॉइंट मैं देख के कंफर्म कर देता हूँ, यहाँ पे X है। फिर यहाँ पे आता है बाइसाइक्लिक वाला, फिर लास्ट में हमारा बाइसाइक्लिक हो गया। हाँ ठीक है। अच्छा, इसको भी मैं ब्लैक कलर से लिखता हूँ, ब्लैक कलर से क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझाता हूँ। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, जितने मैंने ब्लैक कलर से लिख रखे हैं वो सारे के सारे SN2 रिएक्शन देते ही नहीं। वजह सुनिएगा क्या है। जैसे ये 3 डिग्री वाला क्यों नहीं देता, क्योंकि इसके तरफ चारों तरफ से हिंड्रेंस है, तो हिंड्रेंस की वजह से न्यूक्लियोफाइल कभी भी अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन देगा, SN1 रिएक्शन देगा। याद रखिएगा हमेशा 3 डिग्री हमेशा कौन सी रिएक्शन देगा, SN1 देगा। और 1 डिग्री कैसा देगा, वहाँ पे हमने देखा था 1 डिग्री SN1 देते ही नहीं, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत अनस्टेबल होता है, जबकि यहाँ पे 1 डिग्री बहुत तेजी से रिएक्शन देगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है डायरेक्टली। तो 1 डिग्री यहाँ तो बहुत फास्ट है। अब यहाँ पे इस वाले में क्यों नहीं दे रहा जबकि ये 1 डिग्री, तो मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये हेलोजन क्या कर रहा होगा, कंटिन्यूसली रेजोनेंस कर रहा होगा। रेजोनेंस करने की वजह से यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। सेम यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का मतलब आने का मतलब है एल्कीन का फॉर्मेशन, और एल्कीन नेचर में कैसी होती है, न्यूक्लियोफाइल होती। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। यहाँ जैसे मैं बता रहा हूँ एल्कीन नेचर में कैसी होती है, न्यूक्लियोफाइल। जैसे RCH डबल बॉन्ड जनरल एल्कीन, आपको मैंने समझाया था GOC में 2-3 तरीके के एल्कीन होती है, एक न्यूट्रल एल्कीन, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एल्कीन, और एक होती है इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन। तो मैं नॉर्मल एल्कीन की बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मल एल्कीन मैंने वहाँ आपको बताया था कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती। वजह क्या थी, ये R, ये कार्बन कार्बन, ये था हमारा कौन सा पाई बॉन्ड,
ये H और यहाँ पे H, क्योंकि मेरे भाई पाई बॉन्ड जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, p ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं, क्योंकि ये ओवरलैपिंग जो होती है वो कैसी होती है, पुअर होती है। कैसी होती है, पुअर। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं, फ्री होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं तो किसी को दे सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वही क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफाइल। दैट्स वाई एल्कीन कैसे होती है, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे क्या बन रहे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दैट मीन एल्कीन का कैरेक्टर आ रहा है, और एल्कीन खुद कैसी होती है, न्यूक्लियोफाइल। तो भैया अगर एल्कीन या एल्कीनिक कैरेक्टर, न्यूक्लियोफाइल खुद न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से यहाँ ये वाला जो बॉन्ड हो जाएगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा तो अटैक कभी भी नहीं होगा। सेम चीज यहाँ पे भी नहीं होगा। और ये ब्रिज हेड कार्बन पे तो अटैक हो ही नहीं पाता, क्योंकि ये इधर 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 तीन कार्बन से हिंड्रेंस है। ये 3 डिग्री भी है और साथ ही साथ तीनों तरफ से हिंड्रेंस है, तो ये भी नहीं देते। तो ये कहानी थी मेरे भाई किसकी, SN2 रिएक्शन की। आई होप आपको मजा आया हो। मैंने बहुत ही अलग अलग कितने सारे पॉइंट्स में क्लासीफाई कर दिया, बहुत ही सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगली क्लास में हम सीखेंगे SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन के डिफरेंसेस, और बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले। मतलब बहुत कुछ मैंने प्लान कर रखा है, लेकिन हर बार मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ आपको इसके लिए GOC आना चाहिए। सबसे रिक्वेस्ट है पहले GOC देखना, फिर देखना। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ अपना रिएक्शन मैकेनिज्म को ख़त्म करेंगे। जितना कहीं से भी आप पढ़ो, मैं गारंटी कर रहा हूँ आपको ज़्यादा ही मिलेगा और बेस्ट मिलेगा। अपन देखो बहुत सारे प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे ऐसे भी टीचर है जो बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा देते, जो कि एग्जाम में नहीं रिक्वायरमेंट है। भैया अगर अपने को PhD करना है तो अपन PhD के टाइम पे करेंगे ना, अभी क्यों जबरदस्ती का पढ़े। अभी वो चीजें पढ़े ना जो एग्जाम में आती है यार। एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखना, जबरदस्ती ज्ञान, फर्जी का ज्ञान नहीं लेना। फर्जी का ज्ञान अपने जब PhD करेंगे तो ले लेंगे। तो एग्जाम ओरिएंटेड रहना है अपने को, और मैं बहुत ही ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड हूँ। JEE मेंस और JEE एडवांस और नीट तीनों एग्जाम को सोच के चल रहा हूँ, क्योंकि ये सारे बेसिक चीज़ें तो सबके लिए बराबर है। जब क्वेश्चंस लेवल देखेंगे उसकी बात अलग है, ठीक है। तो चलो टेंशन नहीं लेना है, आपको मन लगा के पढ़ते रहना, इसी तरीके से पढ़िए। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे SN1 और SN2 के कंपैरिजन की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।